की बुक है बेवकूफ। चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर नंबर 5, जिसमें मैं पढ़ाने वाला हूँ मेंबर्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? मेंबर्स के बारे में। और सुनो, मोस्ट ऑफ सिन हमने ये सुना हुआ है कि मेंबर्स एंड शेयर होल्डर बोथ आर सेम। यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा ये दोनों डिफरेंस भी होते हैं। जरा सुनना ध्यान से। सिचुएशन क्या है भाई, कोई भी कॉपी नहीं करेगा। आप पहले ध्यान से सुनते रहिएगा। ठीक है जी। अनव, मेंबर का डेफिनेशन सेक्शन बताओ, कॉपी में देखे बिना। बोल भाई। ये नालायक उल्लू। कॉन्सेप्ट। ठीक है। सर जनरली होता क्या है इन जनरल, बहुत बेसिक सिचुएशन बताऊं मैं जनरली। इसको क्या हो गया? ठीक है, एक जनरल सेंस में अगर हम पढ़े मेंबर का मतलब। अब देखो नहीं आज जो प्रॉब्लम हो रही है इसमें। ठीक है। मेंबर मतलब क्या होता है, एक कॉमन लैंग्वेज में अगर बात करूं सर, जैसे एक कंपनी है। क्या है बेटा? एक, और ये कोई पर्सन है, एनी पर्सन। ठीक है। जो बेसिकली एक कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है कंपनी में? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। भाई कितना हैंग हो रहा है। कंपनी में क्या कर रहा है बच्चे? इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ठीक है। बोलो जी। हाँ। तो सर इन्वेस्टमेंट के बदले में भी हो सकता है उसको शेयर्स वगैरह मिल रहे हैं, कंपनी में इंटरेस्ट एक्वायर कर रहा है, वॉट एवर। ठीक है। इसके बदले इसको कंपनी के क्या मिल सकते हैं? शेयर्स। या फिर कंपनी के क्या मिल सकते हैं उसको बेटा? कोई इंटरेस्ट। ठीक है। भाई कंपनी अगर हैविंग शेयर कैपिटल है तो शेयर्स मिलेगा। तो अगर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल हुई तो डेफिनेटली कुछ इंटरेस्ट कंपनी में एक्वायर कर रहा है। ठीक है। सर इस व्यक्ति को कॉमन पार्लेंस में हम क्या बोल देते हैं बेटा? मेंबर बोल देते हैं। क्या बोलते थे बेटा? मेंबर। ठीक है। बट इन जनरल अगर मैं बात करूं तो मेंबर का मतलब होता क्या है? भाई ये तो कॉमन सिचुएशन में, भैया आपने कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट मींस यू आर ए मेंबर ऑफ द कंपनी। हाँ। बट अगर मैं लीगल सिचुएशंस में जाऊं, लीगल सेंस में जाता हूँ, किस में जाता हूँ जी? तो सर कंपनीज एक्ट का एक सेक्शन है 2 क्लॉज 55। कौन सा सेक्शन है बेटा? 2 क्लॉज 55, जो इन जनरल बात करता है किसकी बेटा? मेंबर्स को डिफाइन करता है। किसको डिफाइन करता है? मेंबर्स को डिफाइन करता है। बोलो बच्चे, नहीं बोलोगे? ओके। अब इसमें क्या है ना, कंपनी का मेंबर कौन हो, वो विल बी कंसिडर मेंबर ऑफ कंपनी। अभी मैं आपको बहुत शॉर्ट शॉर्ट तरीके से समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इन जनरल ऐसा 3 सिचुएशंस को कवर किया हुआ है मेंबर मानने के लिए। सबसे पहला, जिस व्यक्ति ने सब्सक्राइब किया है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी, मतलब आपने कंपनी का मेमोरेंडम क्या कर रखा है बेटा? सब्सक्राइब कर रखा है। और आपने एक चीज पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति जो मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर रहा है, वो एटलीस्ट 1 शेयर भी बाय करेगा कंपनी का। क्या बाय करेगा? एक शेयर भी बाय करेगा। आर यू गेटिंग माय? हाँ जी। दूसरा सिचुएशंस क्या है, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे क्या है, सर मान लो एक पर्सन। ठीक है। कोई भी पर्सन जो एग्री है, क्या बेटा? एग्री है, बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, बिकम मेंबर ऑफ कंपनी, और इसका नाम एंटर्ड है आरओएम में। किसमें बेटा? आरओएम में, दैट इज रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर, जो कि मेंटेन किया गया है सेक्शन 88 में। किसमें मेंटेन किया गया है? सेक्शन 88 में। तो इसको भी हम कंपनी का मेंबर कंसिडर करेंगे। या फिर कोई भी पर्सन जिसने होल्ड कर रखे हैं शेयर्स एज अ बेनिफिशियल ओनर। क्या बेटा? बेनिफिशियल ओनर। आपने शेयर होल्ड कर रखे हैं वाया डिपॉजिटरी। किसके जरिए बेटा? डिपॉजिटरी के जरिए। आपने पढ़ा था जब डीमेट इलेक्शन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था,
तो भैया जो भी शेयर्स डिपॉजिटरी के थ्रू एक्वायर करता है उसको हम जनरली क्या बोलते हैं, बेनिफिशियरी होल्डर। क्या बोलते हैं बेटा? बेनिफिशियरी होल्डर। तो ये सभी पर्सन को हम क्या मानेंगे बेटा? कंसिडर मेंबर्स। क्या मानेंगे बेटा? कंसिडर मेंबर ऑफ कंपनी। ये बेटा बेसिकली कंपनी के क्या है? मेंबर है। ठीक है, या तो आपने मेमोरेंडम सब्सक्राइब कर रखा है या आप एग्री हुए हैं मेंबर बनने के लिए। भाई मेंबर दो तरीके से आप बन सकते हो। मेंबर कितने तरीके से बन सकते हो बेटा? या तो आपने कंपनी के क्या लिए हैं, शेयर्स, या फिर किसी एग्रीमेंट के तहत बेटा आप कंपनी में मेंबर बने हो। ठीक है, और आपका नाम किसमें मेंशन कर गया है? ROM में। दैट मीन्स यू बिकम शेयर, दैट इज मेंबर ऑफ कंपनी। ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ, अगर आपने शेयर्स होल्ड करे कैसे, बेनिफिशियल ओनर के तौर पे, तो भी आप कंपनी के क्या है बेटा, मेंबर कहलाएंगे। ठीक है, अब हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ने वाले हैं कि हाउ मेंबर्स एंड शेयर होल्डर्स बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे से कैसे डिफरेंट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे इस तीनों डेफिनेशन में शेयर होल्डर कौन है? ये जिन्होंने बेनिफिशियल शेयर होल्ड कर, कौन? जो ये बेनिफिशियल ओनर शेयर होल्डर। है। ओके। ओके। और देखो, यहाँ पे शेयर होल्डर सिर्फ कौन है? जिसने शेयर्स लिया हुआ है या फिर शेयर्स के थ्रू एक्वायर करा। बाकी मेंबर तो है बट शेयर्स नहीं है, शेयर होल्डर नहीं है। तब बेनिफिशियल वाले शेयर होल्डर नहीं होते हैं। शेयर होल्डर कौन होता है? डिपॉजिटरी होता है। कौन होता है? इनके सारे शेयर्स किसके नाम पे होते हैं, और उस शेयर्स के आप बेनिफिशियरी ओनर हैं। क्या है बेटा? बेनिफिशियरी ओनर। समझ में आया? हाँ, तो यही सब चीजें डिस्कस करने वाले हैं, कौन मेंबर बन सकता है कौन मेंबर नहीं बन सकता। छोटा सा चैप्टर है, जल्दी खत्म हो जाएगा। कॉपी करो इसको। आगे बढ़ाओ। तुम्हारा तो पूरी बुक बड़ी है। काट दो जुबान से। तो क्लास के बाद मिलके जाना बस। आओ। ये तो करते हैं इधर क्या
ठीक है। हाँ जी, डन। चलिए अभी तो देखो ध्यान से जी। यहाँ पे मेंबर का एक बेसिक सिचुएशंस आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है। सेक्शन कौन सा है? 2 + 55 जो मेंबर को डिफाइन करता है। कहते हैं सर मेंबर अगेन, ये डेफिनेशन सिर्फ किसके रिलेशन में बेटा? हो सकता है कहीं और मेंबर का मतलब कुछ और भी हो सकता है, बट यहाँ पर बेटा हम किसके कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं? कहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम ऑफ कंपनी हु शेल डीम टू हैव एग्री टू बिकम क्या बेटा? मेंबर ऑफ कंपनी एंड ऑन इट्स रजिस्ट्रेशन शेल एंटर्ड इनटू क्या बेटा? उसका नाम हम आरओएम में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जिसने भी कंपनी का मेमोरेंडम सब्सक्राइब करा है वो कंपनी का क्या बन जाएगा बच्चे? यही पढ़ा था अभी हमने। हाँ जी। फिर कहते हैं एवरी अदर पर्सन हु एग्री इन राइटिंग टू बिकम अ मेंबर ऑफ कंपनी एंड हुज नेम एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर शैल डीम टू बी मेंबर ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो भैया या तो फिर किसी एग्रीमेंट के तहत कंपनी में शेयर्स होल्डर आई मीन मेंबर बने हो, या फिर आपने कंपनी के क्या होल्ड करे बेटा? शेयर्स वगैरह परचेस करे हैं तो आप मेंबर बन रहे हो। ठीक है, या फिर आप पर्सन जो होल्ड कर रहा है शेयर्स ऑफ कंपनी के हुज नेम एंटर इनटू बेनिफिशियर ओनर ऑफ द रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी शैल डीम टू बी मेंबर ऑफ द कंसर्न कंपनी। ठीक है, आप जनरली शेयर एक्वायर करते हो डीमेट फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? तो आप उस शेयर के बेनिफिशियर ओनर होते हैं। क्या होते हैं बेटा? बेनिफिशियर ओनर। तो बेनिफिशियर ओनर को भी हम क्या मानेंगे बेटा? ऑल्दो बेनिफिशियर ओनर इज नॉट शेयर होल्डर, वो शेयर होल्डर नहीं होते। शेयर अल्टीमेटली शेयर किसके साथ? डिपॉजिटरी के पास होते हैं। समझ में आया? तो कहते हैं कंपनी इज कंपोज्ड मेंबर दो इट्स ओन सेपरेट लीगल एंटिटी द मेंबर ऑफ कंपनी आर पर्सन हु टाइमिंग कॉन्स्टिट्यूट द कंपनी एज अ कॉर्पोरेट एंटिटी। समझ में आया? बोलो रे। अच्छा अभी तो देखो क्या लिखा हुआ है। एसेंशियल एलिमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। मतलब अगर आप कंपनी में मेंबर बनना चाहते हैं तो उसके क्या एसेंशियल एलिमेंट है? कहते हैं देयर आर टू इंपॉर्टेंट एलिमेंट विच मस्ट प्रेजेंट बिफोर अ पर्सन कैन एक्वायर मेंबरशिप ऑफ अ कंपनी। पहला, एक एग्रीमेंट बिकम अ मेंबर। कंपनी में क्या कर सकते हैं बेटा? अच्छा एक बात बताओ, डोंट यू थिंक जो शेयर कैपिटल, वहां पर आपने पढ़ा था उस चैप्टर में, एक शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है कंपनी। तो शेयर सर्टिफिकेट जो है काइंड ऑफ एग्रीमेंट ही तो है ये भी, जहां पर आप एग्री होते हो कंपनी के शेयर्स लेने के लिए और कंपनी आपको एक सर्टिफिकेट के तहत बेटा शेयर्स इशू करती है। और ये एक तरीके से एविडेंस होता है, कंक्लूसिव एविडेंस होता है। वाह। शेयर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो आपके ओनर ऑफ टाइटल्स का क्या होता है बेटा? एविडेंस होता है कि आपने कंपनी के शेयर्स क्या करके होल्ड करके हैं। या फिर आपका नाम एंटर्ड है किसमें बेटा? एग्रीइंग इनटू रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो दो कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, आपने कोई एग्रीमेंट करा है कंपनी में मेंबर बनने के लिए। दूसरा, आपका नाम किसमें एंटर है? आरओएम में। तो भी आप कंपनी में क्या बन जाओगे बेटा? मेंबर बन जाओगे। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा केस लो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। हर दिल्ली, राइट, ओनिमर लिमिटेड वर्सेस रेनू जैन। कहते हैं इट वाज हेल्ड दैट द मोमेंट द शेयर्स वर अलॉटेड एंड शेयर सर्टिफिकेट साइंड एंड द नेम एंटर्ड इन रजिस्टर ऑफ मेंबर, द अलॉटी बिकम शेयर होल्डर इररेस्पेक्टिव वेदर द अलॉटी रिसीव शेयर्स और नॉट। ठीक है, मतलब आपको, आपने शेयर्स आपको मिले, अलॉटमेंट हो गया है, आपको शेयर सर्टिफिकेट भी इशू हो गया है और आपका नाम भी आरओएम में एंटर कर दिया है। आप क्या बन जाओगे? शेयर होल्डर। क्या बन जाओगे बेटा? अब इससे फर्क नहीं पड़ता आपको शेयर्स मिले या फिर नहीं मिले। समझ में आया? बोलो। मतलब पोजीशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? कि पोजीशन आपके पास आई है या फिर नहीं आई है। समझ में आया? आगे देखो क्या लिखा हुआ है। मेंबर कॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, सेक्शन 11 याद है आपको? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट का। हाँ जी। तो सेक्शन 11 बेसिकली कॉम्पिटेंसी बताता है। क्या बताता है? कहता है कौन कॉम्पिटेंट है कौन कॉम्पिटेंट नहीं है। यार ये भी बताऊं क्या आपको मैं? एक पर्सन जो मेजर है, दूसरा साउंड माइंड पर्सन, ठीक है, और तीसरा अ पर्सन हु इज नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ बेसिकली आर द कॉम्पिटेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, देखो द पर्सन डिजायर्स टू बिकमिंग मेंबर ऑफ द कंपनी मस्ट हैव अ लीगल कैपेसिटी। मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी का मेंबर बनना चाहता है उसकी लीगल कैपेसिटी होनी चाहिए। एंटरिंग इनटू एग्रीमेंट अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है जिसने एज ऑफ मेजोरिटी अटेंड कर ली है, जो साउंड माइंड है, जिसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया है लॉ से, उस व्यक्ति को बेसिकली हम कॉम्पिटेंट मानते हैं और वही कंपनी में शेयर्स भी एक्वायर कर सकता। समझ आए? पक्का?
तो माइनर के नाम पे शेयर ट्रांसफर हो सकते हैं क्या? नहीं। मेंबर बन सकता है माइनर? जनरली नॉट। ठीक है। बट अगर मैं फुली पेड शेयर्स इशू कर दूं तो हाँ, सेक्शन 11 में ही बेटा एक सिचुएशन वहां पे बता रखी है कि अगर माइनर की सारी लाइबिलिटी एंड कर दी जाए कॉन्ट्रैक्ट के तहत, सारी लाइबिलिटी क्या कर दिया बेटा, खत्म, तो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो उस केस में अगर आप फुल्ली पेड शेयर्स माइनर के नाम पे इशू कर दें तो भैया वो मेंबर बन सकता है, अदरवाइज सर पॉसिबल। अब सुनो, कह रहा है कितने रास्ते हैं हमारे पास मेंबरशिप एक्वायर करने का कंपनी में। इफ यू वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ अ कंपनी देन हाउ मेनी वेज, हाउ मेनी मेथड्स, राइट, जिससे आप मेंबरशिप एक्वायर कर सकते हैं। तो कुछ तो सेक्शन 55 ने बता दिया आपको, सेक्शन 2 क्लास 55 में बता दिया ना। तो देखो, अ पर्सन में एक्वायर मेंबरशिप इन फॉलोइंग, पहला सब्सक्राइब कर सकते हो किसको, मेंबर्स, एंटर कर सकते हो किसमें, एग्रीमेंट, ये दो तो उसी में बता दिया था हमें। या तो कंपनी आपको क्या कर सकती है, अलॉटमेंट कर सकती है शेयर्स। अलॉटमेंट शेयर कब करती है कंपनी, कंपनी के नए शिफ्ट इशू लेके आते हैं। मतलब क्या करते हो आप, ध्यान दो ना, जब कंपनी कोई इशू लेके आती है, क्या लेके आती है बेटा, इशू, चाहे वो क्या है, प्राइवेट प्लेसमेंट है, चाहे वो पब्लिक इशू है, या फिर कोई अदर, ठीक है। तो इसके तहत बेटा कोई भी शेयर्स आपको इशू हो रहे हैं तो वहां पे इन जनरल आपको कंपनी क्या करती है, अलॉटमेंट, और जैसे आपको शेयर्स अलॉट हुए विल बिकम द मेंबर ऑफ कंपनी। ट्रांसफर, पढ़ा था ना सेक्शन 55, ट्रांसफर ऑफ 56, सिक्स कौन सा सेक्शन था, जहां सिक्स पर ट्रांसफरर अपने शेयर्स किसको ट्रांसफर करता है, ट्रांसफरी को। तो ट्रांसफरी नाउ बिकम क्या बेटा, मेंबर ऑफ कंपनी, और आप मेंबरशिप से हट जाओगे, ठीक है। ट्रांसमिशन, हाँ जी, अगर इन केस ऑफ डेथ या लीगल कॉम्पिटेंसी में कोई सिचुएशंस आ गया तो उस केस में नॉमिनी को या लीगल हायर को, किसको बेटा, नॉमिनी को या फिर लीगल हायर को क्या हो जाते हैं बेटा, शेयर ट्रांसफर हो जाते हैं, उसी को हम ट्रांसमिशन बोलते थे। हाँ, तो ट्रांसमिशन के इस बेसिक सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, कि शेयर्स की एक्विजिशन हो जाएगी, क्या हो जाएगी बेटा, तो भैया आरओएम से नाम उसका हट जाएगा जिसकी डेथ हुई है, और जो नॉमिनी है और जो लीगल हायर है या लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अब कंपनी में क्या बन जाएंगे बेटा, मेंबर बन जाएंगे। यहाँ तो कोई दिक्कत का परेशान नहीं आया समझ। पहला क्या है, सब्सक्राइब एमओयू, दूसरा क्या है, एंटर इनटू एग्रीमेंट, तीसरा क्या है, अलॉटमेंट, चौथा ट्रांसफर, पांचवा ट्रांसमिशन। एक कॉन्सेप्ट है क्या बेटा, स्टॉपल। स्टॉपल का एक बेसिक टर्म होता है ग्रांट। अब इस पे ना एक केस लॉ है जो मैं डिस्कस कराऊंगा आपको एग्जांपल की मदद से, पहले ये लिख लो जितना भी लिखा हुआ है बुक में, यही लिख लो। हो गया। अब देखो स्टॉपल का केस बताता हूँ। स्टॉपल का क्या केस होता है जनरली, टॉपिक है हमारा मेंबर। क्या टॉपिक है जी, कौन कंपनी में मेंबर बन सकता है, क्या सिचुएशन है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो सर यहाँ पे एक सिचुएशन है, कॉन्सेप्ट है, ध्यान सुनना। तो ये कह रहा है जी मेंबर बाय स्टॉपल, क्या कह रहा है जी, मेंबर बाय स्टॉपल। अच्छा आपने ना डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल पढ़ा था, डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपल आपने कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था,
डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। और डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल जनरली सिर्फ एक ही केस में अप्लाई नहीं होता है, माइनर के केस में। किस केस में बेटा? यानी कि जो माइनर है उसके ऊपर डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं है। मतलब वंस यू सेड समथिंग, यू रिप्रेजेंट समथिंग, बाद में वो उस चीज से मुकर नहीं सकते। दैट इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ स्टॉपेल। राइट? जो आपने एक पहले बात कही है, चाहे वो रिटर्न है चाहे ओरल है, किसी भी तरीके से है, बाद में उस बात से आप क्या नहीं कर सकते, डिनाई नहीं कर सकते हैं। अगर करेंगे फिर आपके ऊपर कोई एक्शन वगैरह लिया जाए, जो भी लीगल एक्शन होगा। ठीक है? सर एक केस बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। ठीक है? एक कंपनी है जो कि लिस्टेड है। एक कंपनी है जो कि क्या है जी? लिस्टेड है। ठीक है? अब ऑब्वियस सी बात है, इस कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफ मेंबर होगा। क्या होगा बेटा इसका? आरओएम होगा। या फिर समहाउ क्या होता है ना, जो डिपॉजिटरी रजिस्टर मेंटेन कर रहा है, सेक्शन 11 ऑफ डिपॉजिटरी एक्ट 1956, तो उसमें जो उसने रजिस्टर मेंटेन करा है ना, उसको भी हम आरओएम कंसिडर कर लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 88 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ। अब सुनो, कंपनी ने एक कोई पर्सन था, कोई भी एक्स ले लेते हैं ऐसे, उसका नाम इसमें एंटर कर दिया। एंटर नेम ऑफ मिस्टर एक्स। जब आपका नाम इसमें एंटर हो गया एज अ नाउ योर मेंबर, तो ये कंक्लूडिव एविडेंस होता है कि आप इस कंपनी में क्या बन गए बेटा। मान लो, मान क्या लो, एक फैक्ट ही बता रहा हूँ, लीगल केस बता रहा हूँ आपको, ये हुआ था बेसिकली। तो ये एक्चुअली ना कंपनी में इसका कोई शेयर वेयर होल्ड नहीं था। नॉट होल्डिंग एनी शेयर्स। मतलब गलती से इसका नाम क्या हो गया बेटा, समटाइम हो जाता ना एरर ओमिशन थंब से, कि हम गलती से किसी का नाम क्या कर दिया, हट गया। इतना सारा काम होता है, कंपनी सेक्रेटरी थका हुआ था, उसने ऐड कर दिया, वैसे उसमें एक्सीडेंट लड़ाई हो गया उसकी। ठीक है? तो उसने क्या करा, अपना नाम, सॉरी, किसी का नाम ऐड कर दिया। ठीक है? अब कंपनी क्या लेके आई, डिविडेंड। मान लो 2000, ऐसे हम कुछ भी रैंडम ईयर लिख लेते हैं। ठीक है? 2022, 2023, 2024 एंड 2025। ठीक है? सुन रहे हो? 2022 में कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। क्या डिक्लेयर किया? और obvious सी बात है, डिविडेंड किसको डिक्लेयर, किसको पे करते हैं हम? मेंबर्स को। तो सर इसको भी पे हुआ मिस्टर एक्स को। ठीक है? तो मान लो 50,000 का डिविडेंड पे टू मिस्टर एक्स। मिस्टर एक्स ने ना, जैसे उसके अकाउंट में 50,000 रुपए आया, उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। उसने कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया। उसने कहा यार मजे आ गए, 50,000 और मिल गए, कौन ऑब्जेक्शन करेगा सर? कोई बात नहीं, एवरी बेनिफिट हैज अ कॉस्ट। सो ध्यान से सर, 2023 में कंपनी फिर से डिविडेंड दे रही। क्या दे रही है जी? फिर से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। समझ में आ रहा है नालायकों? हाँ। और इस बार अगेन फिर से मेंबर को मिल रहा है, तो इसको भी मिला। और इस बार तो भाई साहब मजे आ गए इसके। 1.5 लाख का डिविडेंड मिला। हालांकि फैक्ट सारे के सारे मैं अज्यूम कर रहा हूँ। फैक्ट सारे के सारे क्या कर रहा हूँ बेटा मैं? अज्यूम। ठीक है? पे टू, ऑफ कोर्स, किसको? अगेन इसने एक्सेप्ट कर लिया, कोई ऑब्जेक्शन रेज नहीं किया, नो ऑब्जेक्शन। हाँ जी, नो ऑब्जेक्शन। और यहाँ पर भी नो ऑब्जेक्शन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सब बढ़िया है, सब चंगा सी। 2024 में कंपनी फिर से डिविडेंड लेके आती है। क्या करते हैं बेटा? फिर से डिविडेंड डिक्लेयर करते हैं, और इस बार फिर से इसको डिविडेंड मिलता है। नो, 2 लाख रुपीज का। कितने रुपीज का? किसको? साले, इतना डिविडेंड दे दिया, कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं आया किसकी तरफ से? 2025 में कंपनी गोज इनटू लिक्विडेशन। इतना डिविडेंड दिया, कंपनी लिक्विडेशन में चले। हाँ जी, वाइंडिंग अप। कंपनी की क्या हो रही है बेटा? कंपनी बंद हो रही है। इतना डिविडेंड दोगे तो बंद ही देना भाई, बिजनेस करते हो उसका। हाँ जी। जैसी डिविडेंड दिया और एक नोटिस भेजा, किसको? नोटिस तो मिस्टर एक्स, आपकी लाइबिलिटी बन रही है 15 लाख फॉर कंपनी। ठीक है?
आपके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे मान लो आपको 15 लाख का नोटिस दे दिया। बोले भैया 15 लाख रुपए पे करो एज यूर कॉन्ट्रीब्यूटरी। आप कौन है? कॉन्ट्रीब्यूटरी है। अब ऑब्जेक्शन हो गया। अब हो गया ऑब्जेक्शन। अब क्या हो गया? ऑब्जेक्शन। अब मिस्टर एक्स ने रेज करा ऑब्जेक्शन, करा क्या बदतमीजी है, और बोला कि आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी। क्या बोला इसने? आई एम नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी, देन व्हाई शुड आई पे? मैं कंपनी का मेंबर नहीं हूं तो मुझे नोटिस क्यों भेजा आपने? अच्छा, अब कम जब केस गया कोर्ट में तो कोर्ट ने बोला भाई वाह बता, जब तेरे पास कंपनी का डिविडेंड आ रहा था तब तो तुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। तब तो आराम से अपने 50,000 रुपए रख लिए, 1.5 लाख भी रख लिए, राइट, आराम से पैसे रख लिए। भैया आपने ना देना ही नहीं किया पोजीशन। डिविडेंड एक्सेप्ट करने को। नाउ यू बिकम, आप क्या बन गए हो बेटा? मेंबर बन गए हो, बिकम मेंबर बाय स्टॉपल। क्या बन गए हो? मेंबर बाय स्टॉपल। तो इसका मतलब आपको 15 लाख की पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, मतलब जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है ये आपको पे करना पड़ेगा। तो इसको अच्छा मेंबर था क्या एक्चुअल में? नहीं, बट इसने कुछ इंसिडेंट्स को डिनाई नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये अपने ऑब्लिगेशन को भी क्या नहीं कर सकता, डिनाई नहीं कर सकता। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वन ऑफ माय फ्रेंड, उसके पास क्या हुआ, एक ऐसे ही डिविडेंड आया उसके अकाउंट में, आई थिंक मेरे ख्याल से 1 लाख के समथिंग डिविडेंड आया। हुआ क्या था, वो उस कंपनी का शेयर होल्डर था पहले, उसने ना स्टॉक मार्केट में शेयर्स बेच दिया था। हो सकता है कुछ ग्लिच के कारण उसका आरओएम से या फिर जो डिपॉजिटरी रजिस्टर मेंटेन कर उसमें नाम नहीं हटा होगा। उसके पास ना डेढ़ सॉरी कितना समथिंग लाख या 1.25 लाख का डिविडेंड आ गया। वो तो बस हो गया। उसने मुझे बताया भाई इतना इतना डिविडेंड है, जबकि यार मैं इस कंपनी का मेंबर भी नहीं हूं। मैं कहा बेटा वापस कर दे, वापस कर दो, नहीं तो आपके पास इन फ्यूचर में क्या आ सकता है, नोटिस आप देना भी नहीं कर पाओगे। पता लगे 1.5 लाख के चक्कर में या 1.25 लाख के चक्कर में आपके करोड़ रुपए चले जाएंगे। ठीक है, तो वो हो सकता है वो टेक्निकल ग्लिच होगा, पता नहीं किस बेसिस पे, और पता नहीं कितने शेयर्स वहां पे मेंशन है, क्या है। तो आप कंपनी को मेल करो और ये फलाना डिविडेंड हमको वापस कर दो। तो जो भी प्रोसीजर होता है उसने फॉलो किया फिर, दैट इज अ बेसिक सिचुएशन। तो कभी भी ऐसा कोई बेनिफिट्स आता है बेटा, यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न दिस पर्टिकुलर अमाउंट। याद है आपने एक कॉन्ट्रैक्ट में ही पढ़ा था, दैट इज क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट। डोंट यू थिंक इट्स जस्ट काइंड ऑफ क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट? आपने मान लो मेरा पर्स गिरा हुआ था बाहर, गिरा क्या था, रिसेप्शन पे रखा था, तुमने उठा लिया। नाउ यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू रिटर्न, क्योंकि आप क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो चुके हो। नहीं करोगे तो आपके ऊपर क्वाइजी कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक्शन लिया जा सकता है। जैसे किसी की कोई गुड्स डिलीवर होना था, तुमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, नाउ यू आर अंडर ऑब्लिगेशन टू प्रोवाइड दैट पर्टिकुलर पर्सन। ठीक है, तो ये है बेटा जो कॉन्ट्रैक्ट लिंक क्रिएट करता है। कौन क्रिएट करता है? लो समझ में आए? तो ये है बेटा मेंबर बाय स्टॉपल, कॉपी करिए उसको प्लीज। क्या है मोटी? आ गया? हाँ तो इधर आ जाओ डाबरा क्लिनिक के पास। नहीं नहीं, मेन रोड पे, मेन रोड पे। आप मीठापुर की तरफ जाओगे ना, मीठापुर से
हाँ, मीठापुर से आ रहे हो, विशाल मेगा मार्ट है, उसके जस्ट राइट में ही है, थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा सा आ गया। राइट साइड में देखो, बोर्ड दिख जाएगा आपको बड़ा सा। हाँ, बस आ गई है। राइट में देखो हल्का सा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यहीं करो सर। अर्न अर्न कल्याण। ठीक। ऑनलाइन मुझे क्यूआर कोड भेज देना, मैं तो हूँ नहीं वहाँ पे, कोई और आ रहा है बाहर। इसी नंबर पे। तो मुझे क्यूआर कोड भेज दो ना, मतलब वो उसका कंपनी वाला। ये, हाँ वो भेज देंगे। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। धीरे धीरे सीटा मार दिए। अरे फोन में क्यूआर कोड आया हुआ है ना। हो गया? नहीं हुआ? तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा कुछ? हम्म। बोलो भाई। देखा आप लोगों ने? भाई इनकी सर्विस बहुत अच्छी है, मैं सुबह ऑर्डर किया था। नो लिसन प्लीज। देखो, कहता है बाय एक्विजिशंस और स्टॉपल, कहता है बेनिफिशियल ऑनर इन डिपॉजिटरी रिकॉर्ड, है ना? तो कहता है बाय होल्डिंग शेयर्स ऑफ कंपनी एंड हुज नेम एंटर्ड इन बेनिफिशियल ऑनर इन रिकॉर्ड ऑफ द डिपॉजिटरी। बेसिकली ये हमारा क्या है बेटा? स्टॉपल है। ये एंटरिंग नेम, आपका गलती से नाम एंटर हो गया किसमें बेटा? और मैं जो बता चुका हूँ ऑलरेडी आपको, राइट? ठीक है। तो आपको क्या मान जाएगा बेटा? कंपनी का मेंबर इसमें क्या है? ठीक है जी। क्या कंपनी का मेमोरेंडम अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो भी आप कंपनी के मेंबर बन जाएंगे?
हाँ जी, देखिए, इन केस ऑफ सब्सक्राइबर नो एप्लीकेशन नो अलॉटमेंट इज नेसेसरी टू बिकम द मेंबर। अगर आपने एमओए सब्सक्राइब कर दिया है तो उस केस में बेटा नीड ही नहीं है आपको शेयर्स वगैरह लेने की, ठीक है। सॉरी, एप्लीकेशन या अलॉटमेंट की, ठीक है। कहते हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिज सब्सक्रिप्शन टू द मेमोरेंडम ही डीम्ड टू वी हैव एग्रीड टू बिकम ऑफ मेंबर एंड ही बिकम So back. is so facto member of the incorporation of the company is liable to shares he has subscribed। एक ही शेयर सब्सक्राइब करना होता है कम से कम, एक से ज्यादा कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, मर्जी है आपकी, ठीक है। तो कहते हैं सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम कैन नॉट रिसाइन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ परचेज ऑफ शेयर्स इवन ऑन ग्राउंड ऑफ फ्रॉड बाय प्रोमोटर्स। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं होता। रिसाइन मतलब क्या होता है बेटा? कैंसिल नहीं कर सकते हैं आप, ऑल दो भले ही शेयर्स परचेज करें ऑन ग्राउंड ऑफ क्या बेटा? फ्रॉड बाय प्रमोटर्स, ठीक है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकें, ठीक है। फिर क्या लिखा हुआ है फर्दर, द सब्सक्राइबर मेमोरेंडम मस्ट पे हिज फॉर हिज शेयर्स इन कैश इवन इफ प्रमोटर हैव प्रॉमिस हिम टू शेयर्स ऑफ द सर्विसेज रेंडर्ड इन द कनेक्शन। मतलब भले ही आपने बेटा कंपनी में शेयर्स इसलिए लिए हैं कि आप सर्विसेज देंगे कंपनी को, स्टिल यू हैव टू पे सम अमाउंट ऑफ योर शेयर्स, ठीक है। क्या कहते हैं सर? अगेन ही मस्ट टेक द शेयर्स डायरेक्टली फ्रॉम द कंपनी एंड नॉट थ्रू द ट्रांसफर ऑफ अनदर मेंबर। मतलब इसको शेयर्स डायरेक्टली कहाँ से मिलेंगे बेटा? कंपनी से, किसी और से ट्रांसफर होके नहीं। व्हेन अ पर्सन साइन मेमोरेंडम फॉर अ मेंबर ऑफ कंपनी ही बिकम absolutely bound to take those shares and no delay will be relieve him from the liability unless he fulfill his obligation। The liability remain right up time when the company goes into liquidation। he bound for bring the money जिसके लिए उसने कंपनी को बोला, ठीक है। अब आता है एग्रीमेंट इन राइटिंग। या तो भैया आपको अलॉटमेंट होगा या तो आपको शेयर्स क्या होंगे बेटा? ट्रांसफर होंगे। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं तो उसको बार बार रिपीट करके कोई फायदा नहीं है। ट्रांसमिशन भी आप पढ़ चुके हैं, स्टॉपल भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, बेनिफिशियल होल्डर भी आप ऑलरेडी जानते हैं। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेंबर एंड शेयर होल्डर? भाई सुनो, जिस व्यक्ति का नाम आरओएम में है, किसमें है बेटा? और नाम आपका किसमें है? आरओएम में, प्लस आपने कंपनी के शेयर्स भी होल्ड करे हैं। क्या होल्ड करे हुए? या फिर सिर्फ आपका नाम किसमें है बेटा? आरएम में, आपने कोई शेयर्स वेयर्स होल्ड नहीं करे हुए, ठीक है। तो भैया आपको जनरली हम क्या मान लेंगे? And मेंबर। क्या मान लेंगे? अच्छा, शेयर होल्डर सिर्फ वही व्यक्ति है, शेयर होल्डर ओनली दैट पर्सन हु होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी, हु होल्ड शेयर्स ऑफ कंपनी। जिसने कंपनी में क्या कर रखे हैं बेटा? शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, वही व्यक्ति कंपनी में क्या हो सकता है बेटा? शेयर होल्डर हो सकता है। अच्छा, शेयर होल्डर के साथ साथ क्या मेंबर भी होगा? यस, ये शेयर होल्डर के साथ क्या होगा? अच्छा सुनो, तो इसका मतलब ये कह रहा है सर, मेंबर समटाइम मे नॉट बी शेयर होल्डर बट शेयर होल्डर ऑलवेज बी अ मेंबर। शेयर होल्डर हमेशा क्या होगा? मेंबर। बट सम टाइम मेंबर सिर्फ मेंबर होगा, शेयर होल्डर नहीं होगा। जैसे बेनिफिशियरी ओनर है, वो मेंबर तो है बट वो शेयर होल्डर नहीं। समझ रहे हैं? क्योंकि शेयर्स उसके नाम पे हैं या डिपॉजिटर के नाम पे? ही इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ द शेयर्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलो बेटे। हाँ जी, लिखना है इसको। एवरी कंपनी मस्ट हैव मेंबर एज स्पेसिफाइड अंडर द लॉ। कौन सा सेक्शन है? 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो कितने मेंबर होने चाहिए? ओपीसी में कम से कम एक मेंबर, ठीक है। प्राइवेट कंपनी में कम से कम दो मेंबर, पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 मेंबर होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, मेंबर को लेके मैंडेटरी सिचुएशन है, शेयर होल्डर की बात करेगी नहीं?
नहीं सर, तो देखो, द फैक्ट दैट अ पर्सन owning shares in the company does not make him as a member of company. जस्ट आपने शेयर्स होल्ड करे हुए हैं, ठीक है, तो आप मेंबर हो ऐसा जरूरी नहीं है। अभी बताऊंगा ऐसे क्यों बोल रहा है सिचुएशन, ठीक है। तो कुछ डिफरेंसेस है मेंबर और शेयर होल्डर के बीच में, वो हम देख लेते हैं, ध्यान से सुनना। देखो, मेंबर जो कहाँ डिफाइन है, सेक्शन 2 क्लॉज 55 में, देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ शेयर होल्डिंग। यहाँ पे शेयर होल्डर की डेफिनेशन नहीं है, बस इतना है कि जिसने शेयर होल्ड कर रखे हैं वो शेयर होल्डर है, ठीक है। शेयर होल्डर बिकम क्या बेटा, ऑफ कंपनी वंस हिज नेम एंटर्ड कहाँ पे हो जाता है, कंपनी के आरंभ में, इफ ही इज सब्सक्राइबर ऑफ इन इफ ही इज सब्सक्राइबर टू इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी, तो आप मेंबर बन जाओगे। आरएम में नाम होना मैंडेटरी है, ठीक है। अ पर्सन जिसने ओनरशिप होल्ड करके किसके बेटा, शेयर्स की, नोन एज शेयर। फर्दर इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी डू नॉट हैव शेयर कैपिटल, कॉन्सिक्वेंटली देयर मेंबर आर नॉट शेयर होल्डर। ऑब्वियस सी बात है भाई, एक ऐसी कंपनी जहाँ पे शेयर कैपिटल है ही नहीं। कंपनी पढ़ा था ना आपने, लिमिटेड बाय गारंटी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। अनलिमिटेड कंपनी, नॉट हैविंग शेयर कैपिटल। भाई यहाँ पे मेंबर कैसे बनते थे हम, शेयर होल्ड करना पड़ता है, नहीं सर, एग्रीमेंट के थ्रू या फिर मेमोरेंडम के थ्रू, किसके थ्रू बेटा, तो वहां पे मेंबर जो होगा वो शेयर होल्डर नहीं होगा, ठीक है। द पर्सन हु साइन क्या बेटा, मेमोरेंडम of association with the company become member, ये पढ़ा था आपने। आफ्टर साइनिंग द मेमोरेंडम अ पर्सन मे बिकम क्या बेटा, शेयर होल्डर, ओनली जब उसने क्या लिया है बेटा, उसको शेयर्स मिला हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंडेटरी होता है शेयर्स देना, एक तो बनता ही बनता है। कहते हैं द बियरर ऑफ शेयर वारंट इज नॉट अ मेंबर, जिसने शेयर वारंट रिसीव करा हुआ है। बड़े शेयर वारंट में और शेयर में डिफरेंस होता है, ठीक है। आपने वारंट मिला है, जब तक वो शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता है तब तक आपको क्या नहीं माना जाएगा बेटा, मेंबर नहीं माना जाएगा, ठीक है। वेयर एज होल्डर ऑफ शेयर वारंट अल्टीमेटली क्या है बेटा, शेयर होल्डर तो है। समझ में आए, बोलो बेटे। हाँ जी, तो दिस इज इट फॉर टुडे। बाकी हम इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।